सो गाइज फाइनली द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की सीजन 6 आ चुका है। और हाँ, मैं आपको बता दूं इस एपिसोड से आर्ट शिफ्ट होने वाला है। कैरेक्टर्स थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और हाँ, इस एपिसोड से हमें आर्ट की यानी आर्थर की पास्ट लाइफ को थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और लाइक करना मत भूलना ताकि इस एपिसोड को थोड़ा सा रीच मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए अगले एपिसोड जल्दी लाने की। एपिसोड के शुरू में हमें बहुत ही एडवांस एक शहर को दिखाया जाता है, मॉडर्न दुनिया की एक शहर। वहीं पे हम किसी को देखते हैं कोई ताला तोड़ते हुए, पर तभी आवाज आता है वो किसी और को रुकने के लिए कह रहा था। दूसरा बंदा वो कहता है क्या तुम श्योर हो ना जो तुम कर रहे हो? तभी हम देखते हैं वो बच्चा फाइनली उस लॉक को खोल देता है और वो बहुत खुश होता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो दोनों बच्चा एक जगह आके चोरी करने लगता है। यहाँ पे आर्ट या फिर बोलू की ग्रे वो नरेट करता है, मैंने अपने आप से बहुत बार कहा कि ये गलत है पर फिर भी ये नेसेसरी है। हाँ मानता हूँ हम चोरी कर रहे हैं, पर फिर भी ये सब कुछ हमारे ऑर्फनेज के लिए ही है और वैसे भी हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब कुछ खत्म होते ही वो बंदा उसे कहता है ग्रे तैयार हो ना, चलो अब। और तभी ग्रे कहता है हाँ बिल्कुल चलो। कुछ देर बाद हम उन दोनों को किसी जगह जाते हुए देखते हैं। ग्रे पूछता है क्या तुम श्योर हो ना, हम बस 12 साल के बच्चे हैं, वो बंदा तुमसे सब कुछ खरीद लेगा? वो कहता है हाँ बिल्कुल, ना वो मुझसे कोई सवाल करता है और ना मैं, और वैसे भी वो कैश पे करता है। और कुछ ही देर बाद वो लोग एक जगह आते हैं। वो बंदा दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक करते ही एक बंदा खुलता है और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वो ग्रे के बारे में पूछता है, पर वो बंदा कहता है वो बस दोस्त है, मेरी मदद करने आया है और कुछ नहीं। ऐसे ही करते करते कुछ देर बाद वो सब अंदर थे। वो बंदा उनके सामान को अच्छे से देख रहा था। इस तरफ दो बंदों को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहे थे, और ग्रे इधर उधर सब कुछ देखने लगता है। और तभी उसे एक किताब मिलता है, एक बहुत ही पुरानी किताब जिसमें की यानी इस दुनिया के पावर सिस्टम के बारे में मैनुअल लिखा हुआ था। वो उस किताब को देखता, पर तभी पीछे से वही बंदा आता है और कहता है क्या बात है, कुछ इंटरेस्टिंग मिला क्या तुम्हें? पर तभी पीछे से आवाज आता है अगर तुम्हें वो किताब चाहिए तुम ले सकते हो, वैसे भी इसे यहाँ पे कोई समझ नहीं पाता, ना इसे कोई पढ़ सकता है। ये सुन के वो उस किताब को रख लेता है और अब वो दोनों पैसे लेके वहां से आगे जा रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों को हम बाहर देखते हैं रेनकोट पहने हुए, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा था। पर तभी ग्रे जब पीछे देखता है वो नोटिस करता है उन्हीं दो बंदों को। वो उस बंदे को कहता भी है। ये सुन के वो कहता है क्या नहीं? ग्रे कहता है निको, इसके बाद राइट और फिर भागना चालू करो। और ये सुनते ही वो सीधा भागना चालू करता है। वो दोनों भागते एक दीवार फान के दूसरी तरफ जाते, पर तभी कुछ दूर जाते ही वो बंदा उन दोनों के सामने आके उन दोनों को डरा देता है। उसके हाथ से वो बैग छीन लेता है, शायद पैसों का था, और उन दोनों को मारता। ग्रे कहता है निको भागो, और उसे मार के उसके हाथ से वो बैग छीन लेता है और उन दोनों को वो अब अपने पीछे आने के लिए कहता है। भागता है, सामने कैन को गिरा हुआ देखता है और कुछ आगे जाके एक पिन को सामने देखता है। और तभी वह वहीं पे रुकता है, उस बंदे को आने के लिए कहता है, और तभी वो उस कैन को जोर से लात मारता है जिसकी वजह से वो बंदा जो कि उसकी तरफ आ रहा था नीचे गिरता है। ग्रे उसे लात मारता है और ऊपर जंप करके उस पिन को निकाल लेता है। वो उस पिन को हाथ में लेके उसके फेस पे जोरदार एक पंच मारता है। उस बंदे का खून चारों तरफ बिखर जाता है, वो दर्द से चीखने लगता है। और अब ये मौका पाके वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ये सब करने के लिए निको उसकी तारीफ करे जा रहा था। और कुछ देर बाद हम उन दोनों को ऑर्फनेज के अंदर देखते हैं। छुप के वो लोग ऊपर जा ही रहे थे, पर तभी नीचे से उनके लिए बुलावा आता है। ग्रे निको क्या तुम दोनों यहाँ पे आ सकते हो कुछ देर के लिए? वो दोनों डरते हुए वहां पे जाते हैं। वहीं पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उनकी तरफ बहुत ही तीखी नजरों से देख रही थी। पर तभी वो किसी से मिलाती है, एक और लड़की जिसकी की नाम सेसिलिया थी। ग्रे और वो लड़की दोनों सेम एज के थे और इसी वजह से हेडमास्टर उसे कहती है कि वो शायद दोस्त बन जाए और उसे घुमाने ले जाए। सीन शिफ्ट होता है, अब हम आर्थर को देखते हैं और ये सब कुछ सपने में देख के वो सोचता है बहुत समय बाद मैंने अपने प्रीवियस लाइफ को अपने सपने में देखा। और तभी वो बाहर देखता है, तभी पीछे से दरवाज़ा नॉक होता है। वो आने के लिए कहता है, वहाँ पे एक आदमी उसे जल्दी से तैयार होकर मीटिंग के लिए जाने के लिए कहता है कि कमांडर वेरियन ने ये रिक्वेस्ट की है। और तभी वहाँ पे हम 3 औरतों को देखते हैं जो कि उसकी ड्रेस लेके वहाँ पे उसे तैयार कराने के लिए आए हैं। और कुछ ही देर बाद वो तैयार होके सामने आ रहा था। सामने से आवाज़ आता है आर्थर इट्स अनोइंग
तुम इस आउटफिट में सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। और आर्थर को हम लेंस के आउटफिट में देखते हैं। कुछ ही देर बाद वो बेरियन के साथ था, जो कि उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था सूट को लेके, और वो कितना अच्छा दिख रहा है इस बात को लेके। पर तभी लॉर्ड एल्दीर कहता है, चलो समय हो चुका है, और वो सब आगे जाने लगते हैं। आर्थर नरेट करता है, वेरियन डायरेक्टर सिंथिया के जाने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, वो स्ट्रांग है और उसे होना होगा। पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था डायरेक्टर गुडस्काई जहाँ पे थे वो जगह उन ब्रीत्रा क्लैन वालों को कैसे मिला। और वो ये बात वेरियन को कहता भी है, पर वेरियन उसकी बातों को काटते हुए कहता है, चलो अब हमें आगे भी फोकस करना है। तभी लॉर्ड एल्दीर कहता है, क्या तुम तैयार हो ना? और वो दोनों जंप करते हैं। आर्थर उसे देखने लगता है और तभी वो भी जंप करता है, और साथ में सिल्वी भी। दूसरी तरफ एल्डर वेरियन और एल्दीर को किसी एक गोले में देखते हैं। वो दोनों उड़ रहे थे और उनके ही ऊपर अब सिल्वी फाइनली ड्रैगन फॉर्म में थी। उसके ऊपर आर्थर था। वो सब आगे बढ़ रहे थे। हमें इस खूबसूरत सी जगह को दिखाया जाता है, आसमान को, जो कि सच में खूबसूरत था, और उसी के ऊपर आर्थर अपने ड्रैगन अपने सिल्वी के ऊपर, और वो लोग कहीं पे जा रहे थे। पर तभी सिल्वी कहती है, आर यू ओके आर्थर? ये सुन के आर्थर कहता है, आई एम फाइन सिल्वी, पर तुम मेरे नाम से मुझे बुला रही हो, इससे मैं अभी यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ। वो कहती है, ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा है कि अपने ड्रैगन्स की, हर एक ड्रैगन्स की एक डिग्निटी होती है। ये सुन के आर्थर कहता है, हाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा। पर तभी वो उसके बारे में सोचता है, जब वो अपने ट्रेनिंग खत्म करके वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गए थे, उसके लिए वहाँ पे एक और सरप्राइज था, क्योंकि लेडी मायर वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड इंद्रात की बीवी, या फिर मैं बोलूँ सिल्विया की माँ थी। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, और तभी लॉर्ड इंद्रात वहाँ पे सब कुछ रोक देते हैं, यहाँ तक कि खुद ड्रैगन क्वीन भी वहाँ पे फ्रीज होती है। और तब वो कुछ ऐसा कहते हैं आर्थर से, जो सुन के आर्थर तब चौंक जाता है। और अब लगभग वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पर वेरियन कहता है, मुझे अब भी इस बारे में कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या ये मैसेंजर एक्ट ये हमारे लिए सही होगा? वैसे भी वो लोग हमारे साथ कुछ सही नहीं कर रहे हैं, कितना कुछ गलत उन्होंने किया है। और ऐसे ही बातें करते करते वो लोग फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं। और अब लॉर्ड एल्दीर आर्थर को भी नीचे आने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पे सिल्वी तभी कहती है, मैं चाहूँगा ज़रूर, पर जब वॉर होगा या फिर कुछ होगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मेरे ड्रैगन फॉर्म में ही होंगी। और तभी वो फिर से ट्रांसफॉर्म होती है, और अब आर्थर लॉर्ड एल्दीर और वेरियन के साथ थे। नीचे हम अल्क्रियन शिप को देखते हैं, और एक जगह जो कि मीटिंग के लिए था। आर्थर देख के कहता है, मुझे नहीं लगता ये लोग कोई ऑर्डिनरी मैसेंजर होंगे। और वहाँ पे आते ही वहाँ पे हम एक मॉन्स्टर या फिर एल्क्रियन को देखते हैं, जो कि कहता है, हम आपका स्वागत करते हैं। एल्दीर कहता है, मैंने अज्यूम करा कि हम लोग बस एक मैसेंजर से मिल रहे हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पे होगे। पर तभी दूसरा बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हाँ सर, मेरा नाम है सेलरीट और यह है ऊटो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे हम रिटेनर्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। रिटेनर्स, ये सुनते ही आर्थर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि रिटेनर्स सच में बहुत ताकतवर होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सुन के एल्दीर भी कहता है, हाँ मैं भी अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारे साइड भी सेम करेगा। पर तभी ऊटो कहता है, मैंने इन दोनों को तो एक्सपेक्ट करा था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आर्थर लेविन द बॉय वंडर यहाँ पे होगा। और यहाँ पे वो आर्थर की मजाक उड़ाने लगता है। आर्थर जब पूछता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे तुम लोगों से होगा, पर वो कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा क्या मतलब है? अगर हम लोग किसी नॉर्मल बंदे को यहाँ भेजते तो तुम लोग उसे टॉर्चर करते और उससे इन्फॉर्मेशन निकालते, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता। दूसरा बंदा तभी ऊटो को रुकने के लिए कहता है, पर वो उनके मज़ा ले ही रहा था। और अब सेलरीट उन्हें अपने शर्तों के बारे में कहता है, जैसे कि उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। तब वो लोग शायद कोई मर्सी दिखाएंगे। अगर उन लोगों ने कोई भी रेजिस्टेंस दिखाया तो फिर एल्क्रियंस वहाँ पे सारे के सारे लोगों को, यानी दिकातेन के सारे लोगों को मार देंगे। ये सुनते ही एल्डर वेरियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर यहाँ पे ऊटो कहता है, चिंता मत करो, आप बस चॉइस करो, और अगर आपने अच्छे से चूज़ किया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जेंटल होऊंगा आपके सर काटते टाइम। सेलरीट उसे बार बार रुकने के लिए कहता है, पर वो मजाक करे जा रहा था। और यहाँ तक कि एल्डर वेरियन और साथ में तेसिया को लेके भी मजाक करता है। मजाक तो नहीं बल्कि धमकी देने लगता है। ये सुन के आर्थर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है,
पर तभी देखते हैं एल्डर वेरियन उसे जोर से थप्पड़ मारता है। ये देख के वो बंदा कहता है, अरे मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मच्छर ने काटा है बस। पर तभी आर्थर चौंकता है क्योंकि उसका 2 सींग में से एक सींग टूटा हुआ था और उसे लेंस एलिया की याद आता है। वो बहुत ही गुस्से में पूछता है, क्या ये तुम थे? बताओ क्या ये तुम थे जिसने कि एलिया को मारा था उस डेंजन में? पर पहले वो तो ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं था, पर कुछ देर बाद वो उसे कहता है, हाँ क्या होगा अगर वो मैं ही होऊंगा तो? आर्थर ये सुन के चुप हो जाता है, पर तभी पीछे से एल्डर वेरियन या तक किसी भी दोनों उसे रोकते हैं। आर्थर कहता है, क्या कुछ और है जिसके बारे में तुम लोग डिस्कस करना चाहते हो, या फिर बस हमें थ्रेट करने ही यहाँ पे बुलाए हो? पर तभी सेलरिड कहता है, तुम लोगों के पास बस 2 दिन है डिसाइड करने के लिए। अगर उससे पहले रॉयल फैमिलीज सरेंडर कर देते हैं तो फिर तो अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो हमें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा और उसके बाद हम अपना काम चालू करेंगे। और ये कह के वो दोनों आगे बढ़ते हैं। एल्दिर और सब कोई वापस आ ही रहे थे। आर्थर दुखी था, पर तभी बाहर से आवाज आता है, तुम्हें शायद उसकी आवाज सुननी चाहिए थी, उसकी चीखें सुननी चाहिए थी। मैं चाहता था उसे ना मारूं, मुझे दिल से बुरा लग रहा था क्योंकि मैं उसकी और आवाज सुनना चाहता था, उसकी चीखें सुनना चाहता था। ये सुनते ही आर्थर को गुस्सा आता है और आर्थर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि पीछे से जाके बहुत बड़ा एक ब्लास्ट करता है। और आर्थर अब जाते जाते कहता है, तुम दोनों को मैं बैटलफील्ड में ज़रूर देख लूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गुफा के अंदर बहुत सारे एल्व्स और बीस्ट को मरे हुए दिखाया जाता है। वहीं पे हम शायद एंजेला और तेसिया को देखते हैं, वो दोनों अपनी पावर्स से इन सब को मार रहे हैं। इस तरफ हम एडम को और बाकी अलग अलग लोगों को देखते हैं, स्टर्न और डर्वस को भी देखते हैं। वो लोग कोशिश कर रहे थे माना बीस्ट की हॉर्न्स को निकालने की, पर यहाँ पे जैसे कि हमें डर्वस के बारे में पता है, यह था कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था सारे मॉन्स्टर्स एक के बाद एक ऊपर कैसे आ गए। और तब स्टर्न उसे समझाने की कोशिश करता है, जो सुन के वो उसे और चिढ़ाने लगता है। पर तभी उनको कुछ महसूस होता है। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर वहाँ पे एडम और बाकी सब मजे करने लगते, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। पर तभी सामने उनको कुछ अजीब दिखता है। वहाँ पे डार्डन था, वहाँ पे हम एक गेट या फिर कुछ देखते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। वो लोग पूछते हैं, डार्डन आखिर ये क्या है? और तभी वो गेट पूरी तरह से टूटने लगता है और ये देखते ही डार्डन सबको भागने के लिए कहता है। वहाँ से एक साथ हम कई सारे माना बीस्ट, बहुत बड़े बड़े और खतरनाक माना बीस्ट वहाँ से बाहर आते हुए देखते हैं। ये देख के सभी भाग रहे थे और उन सब से लड़ रहे थे, पर वो सब आते ही किसी ना किसी को मारते हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि डार्वस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक माना बीस्ट आके उसे हिट करता है। तेसिया भी सबकी मदद करने की कोशिश कर रही है। इस तरफ हम हेलेन को, जैस्मिन को, सबको देखते हैं, सब अपने हिसाब से फाइट करे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये माना बीस्ट इतने खतरनाक है, तेसिया खुद सोचती है, क्या आखिर इन सबको आर्थर ने अकेले कैसे हराया? और तभी वहाँ पे हम एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को, डर्वस को हिट करते हुए देखते हैं। पर वहाँ पे कियारा आती है और उसकी मदद करती है। अब तेसिया उन दोनों को, सबको धीरे धीरे वापस ले जाने के लिए कहती है। ये सुन के वो दोनों भागते, पर तभी पीछे से कुछ माना बीस्ट उनके ऊपर हमला करने आता। पर तभी सामने देखते हैं जैस्मिन आती है और वो उन सबको मारने लगती है। एंजेला को देखते हैं, स्टर्न को देखते हैं, धीरे धीरे सबको इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं। पर एडम तभी बहुत सारे माना बीस्ट को एक साथ मारने लगता है। पर एक बचा हुआ था, तभी डार्डन पीछे आता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। पर फिर भी माना बीस्ट ख़त्म नहीं होते, क्योंकि उनके सामने 2 बड़े बड़े माना बीस्ट थे। पर तभी तेसिया उनकी मदद करती है और उनको वहीं पे रोक देती है। हम तेसिया के साथ वहाँ पे हेलेन को भी देखते हैं। तभी देखते हैं एक माना बीस्ट वहाँ पे तेसिया की टाइट रोप्स को तोड़ते हुए आगे आता है और वहाँ पे एडम और डार्डन पर हमला करते हैं। एडम अपने हथियार से उसको वहीं पे मारता है और हेलेन भी वहाँ पे कोशिश करती है उन सबको मारने की। पर तभी वो लोग जब पीछे देखते हैं, वहाँ पे डार्डन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अपने हाथों से उसे कुचल रहा था। ये देखते ही एडम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पे हम डार्डन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। ये देख के वो चिल्लाने लगता है, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। पर तभी वो दोनों चौंकते हैं, क्योंकि सामने हेलेन थी और उसके सामने एक माना बीस्ट
जो कि उसे मारने आ ही रही थी। एडम उसे वहाँ से भागने के लिए कहता, पर तभी वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खून को देखते हैं। ये देख के इस तरफ टेसिया डरी हुई है। सीन शिफ्ट होता है, अब हम फ्लाइंग कासल में देखते हैं। गेट के पास देखते हैं, अब आर्थर और वो सब वापस आ चुके हैं। आर्थर वेरियन को कहता है, अब सच में उनकी बातों को कंसीडर तो नहीं कर रहे हैं ना? वेरियन कहता है, नहीं, पर फिर भी अगर वो लोग अपनी बात रखते हैं तो फिर। पर ये बिल्कुल भी आर्थर को मंजूर नहीं था, और यहाँ तक कि खुद लॉर्ड अल्दीर को भी। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, उसको देखने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक करो और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को जो कि ये देखना चाहते हैं, जिनको ये पसंद आ सकता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।